दोस्तों 1993 ये वो साल था जब इसराइल और फलस्तीन बहुत करीब आ गए थे एक दूसरे के खित्ते में पीसफुल सॉल्यूशन निकालने के लिए। लेकिन क्या हुआ इसके बाद कि हालात बद से बदतरीन होते चले गए और इनके बीच में हालात ऐसे बिगड़े कि जंगें चलने लगी। अगर हमें आज के क्राइसिस को गहराई से जानना है तो माजी को समझना बहुत जरूरी है। हैं ये इजराइल है और ये जो ग्रे कलर में वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप है ये पैलेस्टीन देश है। इजराइल के अंदर ही पैलेस्टीन है और ये जो आप स्टार देख रहे हो ये है जेरूसलम। जेरूसलम ही मेन रीजन है जिसकी वजह से यहूदी और ईसाई दोनों ही हजरत इब्राहिम, हजरत इसहाक, हजरत याकूब और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ तकरीबन 48 अनबिया को मानते हैं। जहां यहूदियों ने अपना रास्ता अलग किया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले तक, वहां जो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए वो ईसाई कहलाए। और फिर मुस्लिम जो तमाम अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर और बंदा मानते हैं और ये ईमान रखते हैं कि हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और जो खातमुल अनबिया हैं। और इन तमाम मज़ाहिब की एक बहुत बड़ी अकीदत जुड़ी है इस सरजमीन से, या बैतुल मुकद्दस और मौजूदा दौर में यरूशलेम कहा जाता है। कैसे शुरुआत हुई इसराइल की और इसराइल फलस्तीन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट? इस कहानी की शुरुआत आज से हजारों साल पहले होती है। यहूदी 2000 साल से यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में छोटी आबादियों में बटे हुए थे। यहूदियों और ईसाइयों का तनाज़ा कोई नया नहीं है। ईसाइयों का यह मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कातिल यहूदी हैं जिन्होंने स्लेब पे लटकाकर उनको मार डाला था। आप लोगों ने सुना ही होगा कि कैसे हिटलर ने कितने बुरे तरीके से नस्ल कशी की थी यहूदियों की। यहूदी, ईसाई और मुस्लिम दौरे उस्मानिया में काफी पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे और 1800 सदी के आखिर में जब सल्तनत उस्मानिया को इख्तिताम पजीर करने के लिए बड़ी मंसूबाबंदी हुई तो यहूदियों ने भी इस मुहिम का आगाज किया कि हमें एक ज्यूश कंट्री बनानी पड़ेगी। और एक यहूदी जर्नलिस्ट जिसका नाम थियोड हेrzl था। हर्जल, तुम फौरन अखबार में खबर छापो। हमारे लिए तकलीफ का बाइस जरूर है, लेकिन हमारा मंसूबा अपनी जगह का, जिसका किरदार मशहूर तुर्की ड्रामे सुल्तान अब्दुल हमीद में भी खूब फिल्माया गया है। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो जरूर देखिए, ये ड्रामा आप पर हिस्ट्री खोल देगा। इसने 1896 के पंफलेट में एक नई यहूदी पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत की जिसमें कहा गया यहूदियों को अपनी एक अलहदा मुमलिकत मिलनी चाहिए। इस वक्त के लिए ये आइडिया कोई नया नहीं था। इससे पहले 1870 से ही कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो अपने आप को लवर्स ऑफ जियोश करके बुलाती थी, जो इस आइडिया को फैला रही थी। इन्हीं सब रीजंस की वजह से पहली बार यहूदियों की बड़ी पैमाने पे नकल मकानी देखने को मिली। यहूदियों ने पहली बार फलस्तीन के एरिया में कई मुस्तकबिल आबादियां बनाई और वहां रहने लग गए। अब इन्होंने पहले फलस्तीन का एरिया ही क्यों चुना? यरूशलेम यहूदियों के लिए सबसे होली प्लेस है। याद रखिए, इस वक्त ना तो इसराइल था, ना गजा और ना कोई वेस्ट बैंक था। ये सारा एरिया सल्तनत उस्मानिया के अंडर आता था और इसके अंदर ईसाई, मुस्लिम और यहूदी आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर पीसफुली रहते थे। इसके पीछे सल्तनत उस्मानिया का वो अदल व इंसाफ था जिसकी मिसाल से तारीखी कुतुब भरी हुई हैं। अब इसको हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है, जहां ब्रिटिश, फ्रेंच और अरब सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ जंग लड़ते हैं। ब्रिटिश यहाँ पर बड़ी चालाकी करते हैं। वो कहते हैं अरब रेवोल्यूशन से तुम हमें सल्तनत उस्मानिया को हराने में सपोर्ट करो और हम तुम्हें फलस्तीन का एरिया दे देंगे। और यहूदियों को कहते हैं कि हम तुम्हारा अपना अलग से यहूदी मुल्क बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। और 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है, जहां ब्रिटिश, फ्रेंच और अरब सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ जंग करते हैं। ब्रिटिश यहाँ पर बड़ी चालाकी करते हैं। वो अरब रेजोल्यूशन से कहते हैं तुम हमें सपोर्ट करो सल्तनत उस्मानिया को हराने में और हम तुम्हें फलस्तीन का एरिया दे देंगे। और यहूदियों को कहते हैं कि हम तुम्हारा अपना अलग से यहूदी मुल्क बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन रियलिटी में ब्रिटिश ने फ्रेंच के साथ पीछे से एक सीक्रेट डील कर दी। और जैसे ही सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ और वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद तो जो मिडिल ईस्ट का एरिया था ब्रिटिश और फ्रेंच ने अपना आधा आधा बांट लिया और फलस्तीन का रीजन ब्रिटिश ने पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया। तो 1918 से लेके 1948 पूरा फलस्तीन का एरिया ब्रिटिश राज के अंदर रहता है, हिंदुस्तान की तरह। इसी दौरान जर्मनी में हिटलर को पॉलिटिकल पावर मिलती है और यहूदियों को लाखों की तादाद में मारा जाता है। हिटलर के कंट्रोल्ड यूरोप से यहूदी अपनी जान बचाकर अलग अलग मुल्कों में भागते हैं।
कुछ को अमेरिका में पनाह मिल जाती है, लेकिन इनमें से कई यहूदी नकल मकानी करके हिटलर के कंट्रोल यूरोप से यहूदी अपनी जान बचाकर अलग अलग मुल्कों में भागते हैं। लेकिन इनमें से कई यहूदी नकल मकानी करते हैं। फलस्तीन में ब्रिटिश पहले तो इन्हें पनाह देते हैं, लेकिन बाद में ब्रिटिश रोक देते हैं इन्हें फलस्तीन के अंदर दाखिल होने पे, जिसकी वजह से एक इस्राएली नेशनलिस्ट मूवमेंट की शुरुआत होती है। वहां फलस्तीन के अंदर भी इसी टाइम 1940 के आते आते फलस्तीन नेशनलिस्ट की भी शुरुआत होती है और फलस्तीन के लोग भी अपने अलग मुल्क की मांग करने लगते हैं। 1947 में जहां ब्रिटिश हिंदुस्तान छोड़ता है, वहीं 1948 में फलस्तीन में भी अपने हाथ जोड़ लेता है। तुम यहूदी लोग अपना मुल्क बना लो और तुम फलस्तीन लोग अपना मुल्क। और फिर एंट्री होती है यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन, जिसको यूएनओ कहा जाता है, इसने एक पार्टीशन प्लान बनाया कि इतना एरिया यहूदियों को दिया जाए और कितना एरिया फलस्तीन बनाने के लिए मुख्तस किया जाए। और 1947 में यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान रिलीज करता है। यूनाइटेड नेशन अपने प्लान में 57% एरिया इसराइल के लिए और 43% एरिया अरब फलस्तीन स्टेट के लिए रखता है, जो कि एक बहुत ही तारीखी होली एरिया है तीनों मज़ाहिब के लिए, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम के लिए। तो यूनाइटेड नेशन डिसाइड करता है कि यरूशलेम इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा और यहूदी इस प्लान को मान लेते हैं, क्योंकि उनके पास इससे पहले तो कोई मुल्क था नहीं और वो अपने नए मुल्क जो 1948 में पैदा होता है इसका नाम इसराइल रखते हैं। लेकिन उस वक्त इसराइल को पड़ोसी और खास तौर पर मुस्लिम ममालिक रिफ्यूज कर देते हैं। इनका मानना था कि ये प्लान ब्रिटिश की तरफ से बनाया गया है अपनी इजादारी को कायम रखने के लिए। वो इसराइल के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। वो कहते हैं हम यहूदियों को इसराइल के लिए इतना सा भी हिस्सा नहीं देंगे और इस जंग को नाम दिया जाता है फर्स्ट अरब इसराइली वॉर ऑफ 1947। और ये अपने आप में बहुत ही अलग किस्म की जंग थी, क्योंकि 5 से ज्यादा मुल्क एक छोटे और नए मुल्क के खिलाफ लड़ने जा रहे थे और यहूदी ये जानते थे कि 5 साल पहले ही बाकी दुनिया इन्हें किस तरीके से ट्रीट कर चुकी है, हिटलर ने किस तरह से इन्हें ट्रीट किया था और आज इतने सारे ममालिक मिलकर इनके खिलाफ जंग कर रहे हैं। दोस्तों, जो यहूदी अमेरिका में पनाह गुज़ीर थे वो एक अरसे दराज से इसकी तैयारी कर रहे थे और अमेरिका की पुष्पनाही और पूरी दुनिया के बिजनेस पर अपना कंट्रोल जमा चुके थे। वो ये जानते थे अगर आज ये जिंदा बचने के लिए नहीं लड़ेंगे तो कभी जिंदा नहीं बच पाएंगे, तो सारी जान और अमरीकी पुष्पनाही के साथ ये लड़ते हैं। और बहुत ही हैरानी की बात यह है कि इसराइल ये जंग जीत जाता है और इन सारे ममालिक को हरा देता है। 1949 में जब जंग खत्म होती है तो यूएनओ पार्टीशन प्लान के अकॉर्डिंग जो एरियाज फलस्तीन के हो गए थे, इनमें से भी कई एरियाज पर अब इसराइल का कब्जा हो जाता है और गजा स्ट्रिप का एरिया मिस्र के पास चला जाता है और जो वेस्ट बैंक का एरिया है वो पूरा उर्दून के पास चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि फलस्तीन के पास कोई जगह नहीं बची और 7 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को अपने घर छोड़कर खाना बदोश बनना पड़ता है अरब ममालिक में जाकर, जो आज भी मुकीम है। इसके बाद 1967 में एक सेकेंड अरब इसराइल वॉर होती है। 6 दिन तक ये जंग चलती है जिसमें पाकिस्तान भी अपने फाइटर जेट भेजता है और इसे भी इसराइल आसानी से जीत जाता है और इसमें इसराइल गजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को भी ऑक्युपाई कर लेता है। ये पूरा पेनिनसुला भी अब इसराइल का कब्जा हो जाता है। इस जंग के बाद फलस्तीनी लोग अपना खुद का मुल्क चाहते हैं। इसी रीजन से 1964 में फाउंडेशन होती है फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, यानी PLO। शुरुआत से ही ये अपनी जद्दोजहद शुरू कर देते हैं तो यूएस और इसराइल इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देते हैं। कैसा इंसाफ था, जो अपने ही मुल्क की आजादी की जद्दोजहद कर रहे थे उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देना। 1973 में एक तीसरी अरब इसराइली जंग छिड़ती है, लेकिन कहानी में ज्यादा कुछ बदलता नहीं है। लेकिन 1974 में PLO को ऑफिशियली कबूल कर लिया जाता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के दौरान कि यह फलस्तीनी लोगों के लिए नुमाइंदा जमात है। 1979 में इजिप्ट और इसराइल के बीच में पीस टॉक कामयाब होती है और इजिप्ट पहला अरब मुल्क होता है जो इसराइल को कबूल कर लेता है और इसी पीस टॉक के बाद पूरा पेनिनसुला का एरिया जो इसराइल ने कैप्चर कर लिया था इजिप्ट को वापस दे देता है। इजिप्शियन प्राइम मिनिस्टर और इसराइली प्राइम मिनिस्टर दोनों को एक नोबेल पीस प्राइज अवार्ड किया जाता है, लेकिन 2 साल बाद ही इजिप्शियन प्राइम मिनिस्टर को जान से मार दिया जाता है। इजिप्ट के लोगों का कहना था कि कैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसराइल के साथ समझौता किया। 1967 से लेकर 1980 तक 13 साल से ज्यादा गुजरने के बाद इसराइल ने गजा स्ट्रिप
और वेस्ट बैंक पर अपना कब्जा जमाए रखा। और इस दौरान इसराइल में रहने वाले कई लोग जाकर वेस्ट बैंक में अपनी कॉलोनियां आबाद करने में लग जाते हैं। वो वहां मुस्तकिल रहने लगे और इस्राएली सरकार इन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है। वहां जो घरों के प्राइसेस थे वो इस वक्त निहायत कम थे। इससे इसराइली भरपूर फायदा उठाते हैं और ज्यादा से ज्यादा जमीनें खरीद लेते हैं। और अपनी रिलीजियस नेशनलिज्म की वजह से कुछ इसराइली लोग जो कट्टर इसराइली लोग थे वो कहते हैं कि ये पूरा वेस्ट बैंक का जो एरिया है ये हमारा ही तो है, इसलिए हम वहां जाकर रहेंगे। और इसके बाद इसराइली आबादी तेजी से बढ़ने लगती है। हालांकि यूनाइटेड नेशन के पार्टीशन प्लान के खिलाफ वर्जी थी, जिसमें कोई इसराइली यहाँ खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता था। 1992 में इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि PLO एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो बस अपना मुल्क चाहते हैं, हमें इनका मुल्क देना चाहिए। और इसराइल PLO को ऑफिशियली कबूल कर लेता है। 1993 में पहली बार ये दोनों आपस में मिलकर बात करते हैं कैसे हम अपनी बाउंड्री बना सकते हैं। और 1994 में पहली बार फलस्तीन की गवर्नमेंट बन जाती है, जिसका नाम फलस्तीनियन नेशनल अथॉरिटी रखा जाता है। लेकिन इस अरसे तक वेस्ट बैंक के बहुत से एरियाज पर इसराइली लोगों ने अपनी आबादियां बना ली, जिसे इसराइली सरकार ने भी सपोर्ट किया। फलस्तीनी लोग बहुत ही कम गिने चुने एरियाज में आबाद थे। खास तौर पे वेस्ट बैंक को 3 एरिया में तकसीम किया जाता है, एरिया A, B और C। एरिया A वाले वो एरियाज होंगे जहां पर फलस्तीनियन अपना कंट्रोल रखेंगे। एरिया B वो एरियाज होंगे जहां दोनों सरकारें साथ में मिलकर कंट्रोल करेंगी। और C एरिया जहां पर इसराइली अपना कंट्रोल रखेगा। तो यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन प्लान तो बहुत दूर की बात, रियलिटी में 1994 में फलस्तीनियन को सिर्फ कुछ बिखरे हुए टुकड़े ही मिल पाए। जो आप पीछे नक्शे में देख सकते हैं कि किस तरह 100 से ज्यादा टुकड़े वेस्ट बैंक के एरिया में, कुछ एरिया इसराइल के अंदर में आते हैं और कुछ फलस्तीन के अंदर में आते हैं। किस तरह इनको कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। और दूसरी जानिब गजा स्ट्रिप, जिसको गजा पट्टी भी कहा जाता है, जहां पर वो अपना मुल्क बना सकें। मगर इस वक्त तक इसराइल और फलस्तीन बहुत करीब पहुंच चुके थे एक पीसफुल सोल्यूशन निकालने की जानिब। इसी रीजन की वजह से 1994 में फलस्तीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट यासिर अरफात और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को पीस प्राइज अवार्ड दिया जाता है। लेकिन इसके बाद पूरी सिचुएशन बदल जाती है जब इसराइल एक्सट्रीम राइट विंग अपने प्राइम मिनिस्टर को मार देता है। ठीक इसी तरह जिस तरह लियाकत अली खान को शहीद किया गया था, क्योंकि वो यूनिटी की बात करते थे। इसी तरह एक यहूदी एक्सट्रीमिस्ट ने 1995 में 3 गोलियां मार दी, क्योंकि ये यहूदी कहते थे कि कैसे फलस्तीन के साथ कंप्रोमाइज कर सकते हो, इतनी सी भी जमीन क्यों दे रहे हो, हम तो पूरा फलस्तीन इसराइल के अंदर बनाना चाहते हैं। और इसी वजह से हालत बिगड़ जाती है। इसी तरह फलस्तीन में हमास ग्रुप का कहना है कि ये PLO वाले लोग ज्यादा ही सेकुलर बन रहे हैं और कंप्रोमाइज कर रहे हैं इसराइल के साथ। हकीकत में हम इसराइल को नक्शे से ही मिटाना चाहते हैं, तो हम लोग अपनी एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो जद्दोजहद करेगी इसराइल को मिटाने के लिए। और यहाँ हमास की शुरुआत होती है। 1995 के बाद से 2002 के दौरान बेतहाशा वायलेंट देखने को मिलते हैं। फलस्तीन जिनके पास ना तो जदीद असला ना मालो दौलत, वो मजलूम बेयारो मददगार अपनी मदद आपके तहत अपनी जिंदगी जद्दोजहद के साथ गुजार रहे हैं, जिसमें 1948 से चंद सौ इसराइली हलाक और हजारों मजलूम फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अब इसराइल ने अपनी आबादियों में बुलंद तरीन दीवारें बनाने लग जाते हैं जो यहूदी कॉलोनी को प्रोटेक्ट करती हैं। वेस्ट बैंक में इन चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड के साथ चेक पॉइंट्स लगा देते हैं, जिससे फलस्तीनियन लोगों का रहना और भी मुश्किल हो जाता है।